आप सभी का बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आज बात होगी महाराष्ट्र चुनाव की और झारखंड की। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे जो सामने आए हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र के, उसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बदलाव सामने लाने वाले हैं? दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनावी नतीजे हैं वो देश की सियासत तय करेंगे, उसे बदलेंगे। यूपी उपचुनाव से भी देश को बड़ा संदेश चुनाव के नतीजों से मिला है। 2029 के चुनाव की लाइन तय होगी और इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत ने बीजेपी का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। झारखंड में जेएमएम की सफलता के भी कुछ खास मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी के नतीजों ने योगी आदित्यनाथ की साख लौटा दी है। दरअसल 9 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उनमें 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, क्योंकि इन सीटों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लोकसभा चुनाव में जिस हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा, जो बड़ी सीटें बीजेपी ने गंवाई थी, उसके बाद इन उपचुनावों के नतीजे बहुत कुछ आगे के लिए तय करने वाले थे। और ये सबसे बड़ी वजह रही कि योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर पूरा फोकस किया और इसी का परिणाम कि 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली। तीनों राज्यों के नतीजे से 2029 का एजेंडा तय हुआ है। बड़ी बात यह है कि अगले साल दिल्ली में चुनाव होना है, बिहार में चुनाव होना है और 2027 उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। यूपी से ही देश की एक तरह से कहें कि भविष्य तय होता है। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे हैं, इसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है और खास तौर पर कई राजनीतिक दलों को बड़े मैसेज देने की कोशिश की है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति ने 234 सीटें जीती है और खास बात यह है कि बीजेपी ने अकेले 132 सीटें अपने दम पर जीती। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाई है। लेकिन बीजेपी के लिए क्या कुछ बदला है, यह जानना बहुत जरूरी है। चुनावों से एक बार फिर ब्रांड मोदी की साख वापस लौटी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी का कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा और साथ ही मोदी सरकार फिर बड़े फैसले लेने की स्थिति में लौट आई है। मोदी के साथ साथ अब स्थानीय नेतृत्व को भी महत्व मिलेगा। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे गूंजेंगे। बीजेपी फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस लौटेगी। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय होंगे। साथ ही महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर बीजेपी फोकस करेगी और बीजेपी में एक बार फिर से संघ का दखल बढ़ेगा। लेकिन साथ ही जातिगत जनगणना का जवाब हिंदुत्व के मुद्दे से दिया जाएगा और वो हुआ भी है। ये बीजेपी के लिए बदला है महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने। लेकिन बात कांग्रेस की भी होना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने इन नतीजों से बहुत कुछ खोया है। हरियाणा हारी, उसके बाद महाराष्ट्र में भी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने क्या कुछ खोया? कांग्रेस के लिए भी काफी कुछ बदला है कि क्या कांग्रेस को अब नए मुद्दे तलाशने होंगे, नए मुद्दों पर बातचीत करनी होगी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी अडानी अंबानी का मुद्दा गूंजता रहा, लेकिन उसका असर महाराष्ट्र की जनता के मन में या मतदाताओं के मन में हुआ नहीं है। तो क्या कांग्रेस का बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है, खासतौर पर अपनी रणनीति के लिए और अपने मुद्दों के लिए। बड़ी जीत महाराष्ट्र में बीजेपी ने दर्ज की और जब बीजेपी मुख्यालय हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिएगा। एक हैं तो सेफ रहेंगे, ये बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो
ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये पीएम मोदी का वो भाषण जो उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में दिया था। खास बात यह है 49 मिनट का ये भाषण था और 5 बार इसमें एक है तो सेफ है पीएम मोदी ने कहा, और ये पूरे चुनावी प्रचार के दौरान जमकर गूंजा था। और उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली। हालांकि झारखंड में हार का सामना जरूर उसे करना पड़ा है, कई सीटें उसे गंवानी पड़ी, लेकिन महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे हैं वो राष्ट्र की सियासत की दशा और दिशा को कैसे तय करेंगे, ये आज हम इस खास चर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करवाती हूं। वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले सुशील शर्मा जी, आपसे ही ओपनिंग रिमार्क में लेना चाहूंगी। भाषण आपने भी सुना होगा सर, कल जो पीएम मोदी ने दिया, 49 मिनट का भाषण, 5 बार एक है तो सेफ रहेंगे, कुल मिलाकर ब्रांड मोदी की छवि बरकरार। मैं लौटूंगी आपके पास सर, लेकिन इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या कुछ बदलेगा ये भी जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी के लिए इस जीत ने क्या बदला है ये तो बता दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या कुछ बदला ये जल्दी से आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक बड़ी हार कांग्रेस को मिली है और उस नतीजे के बाद आखिर क्या कुछ बदला है कांग्रेस के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्साह था वो कम हो चुका है। राहुल गांधी को अब क्या अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, कांग्रेस को अपने साथी बेहद ध्यान से चुनने होंगे और साथ ही संविधान बचाओ जैसे नारों को एक नया रूप देकर जनता के सामने रखना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के लिए क्या क्या बदला है। अब तो राहुल गांधी को अपनी रणनीति को बदलना होगा। राहुल गांधी जिन जिन दलों के साथ गठबंधन करते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दलों की ओर से आवाज उठने लगती है कि राहुल गांधी के साथ हम गठबंधन करते हैं तो हमें भी नुकसान होता है, तो क्या आगे सोची समझी रणनीति अब कांग्रेस को अपनानी होगी, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों का एक बार फिर से रुख। सुशील जी, सबसे पहले आपका ओपनिंग रिमार्क। इतनी बड़ी महाराष्ट्र में जीत बीजेपी ने दर्ज की है, ऐसा लग रहा है कि जो अखाड़ा जमाया था तमाम दाव पेच और चारों खाने चित तमाम राजनीतिक दल हो चुके हैं, खासतौर पर महाविकास अघाड़ी। क्या ब्रांड मोदी बरकरार रहा इन चुनावी नतीजों के बाद और हरियाणा के भी नतीजे? देखिए जया जी, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से हम जैसे चुनावी राजनीति की तरफ आगे जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव तो यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मोदी ब्रांड की वैल्यू कम हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार का नारा या नैरेटिव रचा गया था वो वैसा नहीं हुआ, बल्कि इवन पहली बार मोदी को जो है गठबंधन की सरकार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो लग रहा था कि शायद मोदी ब्रांड अब जो धीरे धीरे जो है जनता के मानस से उतर रहा है। लेकिन हरियाणा के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उस चुनाव में जिस तरीके की बम्पर जीत दर्ज की है उससे 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई है। पहला तो ये कि मोदी ब्रांड जनता के दिलो दिमाग में अभी भी छाया हुआ है, और उससे इतर देखिए क्या होता है, विचारधारा ही जो है राजनीतिक दलों के बीच जब चुनाव होता है तो विचारधारा के आधार पे ही या मौजूदा सरकार के पक्ष और विपक्ष में वोट जाता है। तो ये 2 बातें सिद्ध होती है इससे कि एक तो पहला, महाराष्ट्र के चुनाव में विचारधारा जो कांग्रेस की थी, विचारधारा जो महाविकास अघाड़ी की थी या इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की, तो विचारधारा के आधार पे जो सबसे बड़ा जो अगर आप देखें पिछले 1 साल से जो नारा चला रहा है खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से, एक तो जातिगत गणना और दूसरा संविधान बचाओ, ये दोनों नारों का इम्पैक्ट हरियाणा से ज़्यादा सबकी नज़र थी कि महाराष्ट्र में इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और ये महाराष्ट्र में जो इसका इम्पैक्ट आया वो ये दर्शाता है, वहाँ के मतदाता दर्शाते हैं कि वो जातिगत गणना और संविधान बचाओ के नारे को कमतर आंकते हैं बनिस्बत मोदी के जो विकास और वहाँ की महाराष्ट्र की जो बीजेपी की जो गठबंधन वाली सरकार है उसके द्वारा किए गए कामकाज को। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है, क्योंकि ये लग रहा था कि संविधान बचाओ और जातिगत गणना एक बहुत बड़ा नारा बन के, एक बड़ी डिमांड बन के जो है जनता के बीच में बैठ बनाएगा और इसका परिणाम जो है इंडिया गठबंधन को सकारात्मक मिलेगा। लेकिन इन 2 चुनाव परिणामों ने इस नारे पर जो है कहीं ना कहीं विराम लगाने का जो है
संकेत दिया है, संदेश दिया है। ये लेकिन सबसे 6 बड़ा। महीनों के अंदर सुशील जी आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी नारे को लेकर विपक्ष और कांग्रेस क्या है जोर शोर से मैदान में उतरी थी और उसका असर भी दिखाई दिया। बड़ी सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी को गंवानी पड़ी और उतनी ही सीटें कांग्रेस ने वहां पर हासिल कर ली। लेकिन 6 महीने बाद फिर से जब वही नारा लेकर आते हैं जनता के बीच में, तो राज्य को गवा बैठते हैं, राज्य में एक बड़ी हार कांग्रेस को मिल जाती है। आखिर क्यों? ऐसा 6 महीने में क्या बदल गया? नहीं, देखिए जया जी, अगर आप परसेप्शन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा था कि जो महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं सरकार को जो है नुकसान पहुंचाएगा और सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। लेकिन परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। परसेप्शन बनाया जाता, हमने देखा परसेप्शन बनाए जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वैसा होता है, ये जब ईवीएम से रिजल्ट आते तब पता चलता है। तो उस परसेप्शन के आधार पर सभी ये मान के चल रहे थे। हालांकि एग्जिट पोल ने उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया था, नैरेटिव जो चेंज किया था। लेकिन मुझे जो लगता है कि एक तो वहाँ पर सरकार के कामकाज, और दूसरा एक चीज़ और है कि आप देखिए जो भी सरकार है वो जो मैनिफेस्टो में नई चीज़ें लाती है उस पर ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है बनिस्बत उसी की कॉपी या मैनिफेस्टो जो विपक्ष या जो विपक्ष में मौजूद दल है वो जो मैनिफेस्टो लाता है। ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, ये हमने झारखंड में भी अभी इस चुनाव परिणाम में देखा, और महाराष्ट्र में भी हम वही देख रहे हैं। मौजूदा सरकार या तो ये है कि मौजूदा सरकार जो काम कर रही है उस काम के अलावा जो वादे कर रही है उस पर ज़्यादा विश्वास हो रहा है बनिस्बत जो विपक्ष जो मैनिफेस्टो लाता है, अन्य जो प्रतिस्पर्धी दल वो जो वादे लाते हैं उस पर भरोसा कम होता है। ये इससे दर्शाता है पिछले 3 चुनाव में अगर आप देखेंगे कि मौजूदा सरकार के मैनिफेस्टो को जनता ने ज़्यादा तरजीह दी है। एक बड़ी वजह यह भी है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि झारखंड भले ही बीजेपी ने गवा दिया सुशील जी, लेकिन झारखंड एक छोटा राज्य था और महाराष्ट्र में बीजेपी और खुद पीएम मोदी की साख यहां पर दांव पर लगी थी। और इन चुनावी नतीजों ने बताया है कि मोदी ब्रांड अभी भी बदस्तूर जारी है। और आप देखिए ना, मैं बता रही हूँ, 12 रैली की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, 102 सीटों को कवर किया था और उनमें से 72 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती है। अजय धवले जी, बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो आपको। एक और बड़ा राज्य जीता है बीजेपी ने, लेकिन कैसे? क्या ब्रांड मोदी ही आगे हमेशा बरकरार रहेगा, या बीजेपी ने किस तरह से रणनीति में परिवर्तन किया था लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद? जया जी, कल हम महाराष्ट्र के जो मैंडेट आया था, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट, दिन भर यही बात कर रहे थे कि ये बहुत डिसिसिव मैंडेट है देश की राजनीति के लिए। क्योंकि आज देश में जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, जिस प्रकार अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए देश को जातियों में बांटना चाह रही है, पंथों में बांटना चाह रही है, संप्रदायों में बांटना चाह रही है। यहाँ तक कि इनके जो नेता थे सैम प्रीतोदा जी, वो कहते थे कि भारत, उत्तर का भारत अलग है, दक्षिण का भारत अलग है, पूर्व का भारत अलग है, पश्चिम का भारत अलग है। सभी लोगों को जिस प्रकार से रेसेस में डिवाइड करने का कांग्रेस ने काम करने का कार्य किया था लोकसभा के चुनाव में। दूसरा एक जो कांग्रेस ने पूरा फेक नैरेटिव गढ़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और वो था कि संविधान खतरे में, भारतीय जनता पार्टी को यदि पूर्ण बहुमत आ जाता है तो संविधान बदल देंगी। हमने सबने देखा है जया जी, भारतीय जनता पार्टी को 2014 से बाद में लगातार 2024 तक की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। लोकसभा में भी हमारे पास बहुमत था, राज्यसभा में भी हमारा बहुमत था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, वो देश की बेहतरी के लिए किया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया, वो देश की बेहतरी के लिए किया। आजादी के 70 वर्ष बाद भी देश के संविधान में एक ऐसा आर्टिकल होता है जिससे आज भी कश्मीर के लोग और भारत के लोग ये अपने आप को डिफरेंशिएट करते थे। आज भी कश्मीर में एक विधान, 2 प्रधान और एक संविधान के विषय नहीं चलता था, लेकिन हमारी सरकार ने इंश्योर किया कि कश्मीर भी भारत में ही है और कश्मीर भारत का एक ऐसा अंग है जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते संविधान किसी एक आर्टिकल से। लेकिन कांग्रेस ने एक जो फेक नैरेटिव गढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो हमने इस तुष्टीकरण की राजनीति को, जो रिवर्स पोलराइजेशन जिसे हम कहते हैं, कि पहले तो हम इस भारत में रहने वाले सभी सनातन को मानने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति में है, हमारी संस्कृति का गौरव, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर हमारी संस्कृति का गौरव है, क्योंकि हम सभी श्री राम के वंशज हैं। लेकिन जो हमारे अपोजिशन था, और महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी बहुत डिफरेंस है जया जी, कि महाराष्ट्र में एक और तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाली महायुति थी, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जिसमें आदरणीय शिंदे जी की पार्टी थी, जिसमें अजीत पवार जी की पार्टी थी, और दूसरी ओर हमारे से जो लड़ रहे थे वो औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य थे। आपने देखिए कि जिस प्रकार वो औरंगजेब की मदार को, किस प्रकार से वहां के विचारों को बढ़ाने का काम कर रहे थे, और सिर्फ उनका आप देखेंगे सिद्धार्थ नुमानी जैसे लोग आके वोट जिहाद की अपील करने लग गए थे कि नहीं, आपको कांग्रेस को जिताना है, हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। तो ये जब होता है, और एक जिसको हम कहेंगे कि संतुलित, और जिसको कहेंगे कि संगठित एफर्ट, संतुलित इस मायने में भी कि हमने किसी
जाति का विरोध नहीं किया, हमने किसी पंथ का विरोध नहीं किया। हमारा एक ही कहना था कि हम सब एक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ में इस भारत में रह रहे। सामने से नारा क्या आया कि नहीं नहीं आपका धर्म खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ जाएगी तो मुस्लिमों पे अत्याचार हो जाएगा, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो जाएगा। और ये जो फेक नैरेटिव है ये किसी ना किसी दिन एक दिन टूटता ही है। विभाजनकारी शक्तियों की राजनीति देश में बहुत ज्यादा दिन कुछ इसी चलती तरह नहीं के है। आरोप धवले जी लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी पर भी लगे थे। ये इस तरह के आरोप जो आप महाराष्ट्र जीतने के बाद आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, ये आरोप लोकसभा चुनाव के समय प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी पर लगाए गए थे। जी जय जी, हमने लोकसभा के चुनाव में भी देश की जनता को यही समझाने का प्रयास किया था कि कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी नैरेटिव बोल सकती है। देश में जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रही है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दो बार लोकसभा चुनाव का और महाराष्ट्र से ही दोनों लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र से कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ में कैंडिडेट देके हरा दिए। अब वो कह रही है कि हम डॉक्टर बाबा साहब के संविधान के रक्षक है। आज आर्टिकल 370 की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है कि नहीं नहीं कश्मीर में धारा 370 हटनी। तो ये बहुत ऐसे प्रासंगिक मुद्दे थे जो महाराष्ट्र की जनता ने समझे। उन्होंने विकास को इसलिए चुना कि विगत हमने देखे 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बंपर मैंडेट मिला था, 2019 में भी हमारी गठबंधन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिला था। लेकिन शिवसेना ने और उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता के लिए जिसको मुख्यमंत्री पद की जो लोलुपता थी उसके लिए कांग्रेस के साथ में लालसा तो दोनों तरफ होती है अजय धवले जी, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस समय भी कई बार ये बातें उठी थी कि अंदर खाने आप लोगों की चर्चा हुई है कि 2-2 साल के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात से बाद में उद्धव ठाकरे ने इनकार कर दिया, फिर बाद में बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया कि ऐसी तो हमारी कोई बात नहीं। और उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा था। मैं आपके पास लौटूंगी रोशनी यादव जी, लेकिन एक छोटा सी रिएक्शन सुशील जी आपसे भी चाहूंगी जो बातें धवले जी ने कही हैं। क्योंकि 2019 में जो परिस्थितियां निर्मित हुई, शिवसेना अलग हो गई, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए और शिवसेना को लेकर या बाला साहब ठाकरे की जो सोच थी वो कट्टर हिंदुत्ववादी की सोच थी और बीजेपी हमेशा उनके साथ रही थी। लेकिन बाद में जो हुआ, क्या उसका भी एक नतीजा है कि महाराष्ट्र की जनता ने इतना इस तरह का मैंडेट दिया और उद्धव ठाकरे के साथ वो गई नहीं, एक विचारधारा की लड़ाई भी यहाँ पर दिखाई दी थी। देखिए जया जी, इस चुनाव से जो सबसे बड़ा जो नुकसान अगर राजनीतिक दलों में हुआ है तो देखिए कांग्रेस तो पूरे देश में है और कम ज़्यादा उनका होता रहेगा क्योंकि वो बड़ा राजनीतिक दल है और सबसे पुराना राजनीतिक दल। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो शरद पवार की एनसीपी को हुआ है और दूसरा उद्धव ठाकरे की पार्टी को हुआ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदुत्व का सबसे कट्टर चेहरा है महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि वहाँ की जनता को बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे शिवसेना का गठबंधन ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत इस गठबंधन के। तो इस कारण देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे की पार्टी को हुआ है और दूसरा एनसीपी को भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। कांग्रेस जैसा है उसको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एक इस चुनाव से ये भी मैसेज हुआ है कि अभी तक बीजेपी कांग्रेस जिन राज्यों में आमने सामने के मुकाबले में होती थी वहाँ पर भी बीजेपी जीतती थी और अब गठबंधन हो और गठबंधन में परिवर्तन हो तो तब भी जो है नुकसान हो रहा है। तो चूंकि अगर नॉर्थ में अगर देखें तो आप गठबंधन सबसे महत्वपूर्ण यूपी में है या फिर जो है बिहार में और तीसरा आपका महाराष्ट्र में है। अगर इन गठबंधन में भी अगर बीजेपी विजयश्री हासिल कर रही है तो ये सारे विपक्ष के लिए बहुत चिंता की बात है क्योंकि इन तीनों राज्यों से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी आती हैं और ये तीनों बड़े राज्य हैं। यूपी सबसे बड़ा राज्य है लेकिन महाराष्ट्र जो है व्यावसायिक जो है स्टेट है, तो उस स्टेट में बीजेपी पुनः सरकार, और दूसरा क्या पुनः सरकार बनाना वो भी तब जब आपने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई हो, जिसका मैसेज ये परसेप्शन बनाया गया कि जनता इस गठबंधन को सही नहीं मानती, इस तोड़फोड़ को सही नहीं मानती, लेकिन जनता ने उन सारी चीज़ों को नकार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है विपक्ष के लिए कि अब किस रणनीति पे काम किया जाए। और ये बात बिल्कुल सही है जो आपका चैनल भी दिखा रहा है कि कांग्रेस को उन पुराने नारों से तौबा करनी पड़ेगी जिन नारों का इम्पैक्ट चुनाव दर चुनाव नहीं आता है। मोदी का इम्पैक्ट चुनाव दर चुनाव आता है, तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो आप नारे गढ़ रहे हैं या जो आप परसेप्शन बना रहे हैं वो लगातार बना रहे और वो नतीजे देने वाला हो। अगर नतीजे देने वाला नहीं है तो आपको तुरंत ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अगर ट्रैक चेंज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप ये जो है अगर नवाचार आप नहीं करेंगे तो
लग रहा था और कि ये 2024 के नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा था कि जातिगत गणना और संविधान बचाओ वाला जो उनका नारा था वो जनता को रास आया है। हाँ। लेकिन अगर हरियाणा में रास नहीं आया और महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में रास नहीं आया तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन बदलाव करना करना पड़ेगा। चाहिए दूसरा ये कि मुझे जो लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यह भी है कि वो जो ग्राउंड लेवल पे जो बिल्कुल। काम होना चाहिए, जो बीजेपी करती है, बीजेपी के साथ जो गैर राजनीतिक संगठन जो उनका पितृ संगठन मातृ संगठन माना जाता है, वो जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, कांग्रेस में उसका बहुत अभाव है। अगर और वो खास बात यह है कि बीजेपी अपने गठबंधन के दलों को साथ लेकर चलती है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सामंजस्य सब दिखाई देता है। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच में ऐसा दिखाई दे नहीं रहा था। सीट शेयरिंग में भी कई तरह की हमने देखा था कि अलग अलग तरह के सुर निकलकर सामने आए। प्रचार हुआ उस समय भी। रोशनी यादव जी क्या कहेंगी, महाराष्ट्र की हार, हरियाणा की हार, आखिर क्या सीखा कांग्रेस ने? और अभी तो आगे और बड़े इलेक्शन होने वाले, दिल्ली भी सामने है, बिहार भी सामने है, उसके बाद यूपी इलेक्शन 2027 में कैसे बदलाव करेंगे रणनीति में? जया जी, आपको नमस्कार। मेरे पैनल साथियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने सुनील जी को और मेरे प्रवक्ता भाई को बहुत अच्छे से सुना और मुझे लगता है कि पूरा टाइम दिया जाएगा तो मैं शायद आपको बता पाऊंगी कि ये महाराष्ट्र की जीत का ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मोदी ब्रांड और इन सब पे जो कयास लगा करके और इसको एक पैमाना मान के चल रहे, तो मैं मानती हूँ कि ये यथार्थ असत्य है, ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में आप देखिए कि मध्य प्रदेश से मैं शुरुआत करती हूँ। मध्य प्रदेश में पूरे मीडिया चैनल और सी होटल्स की रिपोर्ट में लगातार सर्वे आ रहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार सत्ता में आ सकती है और बीजेपी के लिए जो है एंटी इनकम्बेंसी चल रही है और ये हार सकते हैं। फिर एकदम से जो है 2-3 महीने में एक नैरेटिव करके जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है, नारी सम्मान की बात कही जाती है, गैस सिलेंडर 450 में बात कही जाती है और वही सेम जो है नारी सम्मान का योजना में परिवर्तित करके लाडली बहन योजना लेकर के आते हैं और उसको वो चमत्कार मानते हैं। वहां इनका मोदी ब्रांड खत्म हो जाता है, इनके जो भी नारे गड़े हुए होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र की मैं बात करती हूँ। महाराष्ट्र में पहली बात, इनको महिलाओं का जो 6% वोट बढ़ा है। अगर मैं मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में जाके लाड़की बहना योजना जो इन्होंने जून में शुरू की और जो नोट महिलाओं के खाते में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में पैसा डाला गया। तो मुझे लगता है कि अगर इसका सही मायने में अगर विश्लेषण किया जाए और जो सच्चाई अभी दिखती है कि इस तरीके से नैरेटिव बदल रहा है, वहीं आप देखिए इंडिया गठबंधन झारखंड में तो क्या परिणाम, क्या रिजल्ट आपको सामने दिखा है। उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन नहीं रहा, उसका भी आपने परिणाम देखे, क्योंकि कई जगह बीजेपी का आरोप है कि इंडिया गठबंधन में अच्छा साथ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हकीकत पे, अगर विश्लेषण के तौर पे जो जितना मुझे समझ में आया है कि ये लाड़की बहना का प्रभाव और उसका फायदा इनको मिला है। ना तो देखिए एक है तो सेफ है, ना ये नारा इनका काम किया। कटेंगे बटेंगे वाला नारा जो चल रहा था, इन्हीं के गुट के, इन्हीं के गठबंधन के अजीत पवार जी इस नारे को लगातार नकार रहे थे, वो आपने भी देखा होगा। तो ये सारे चाहे ये हिंदू सनातन राम की बात कर ले, ये सब कुछ काम नहीं आ रहा है। देखिए वहां की जो आर्थिक स्थिति, और मैं आपको ये दिखा दूं कि जब 2019 में न्याय योजना लेकर राहुल गांधी जी आए थे और उसमें 75,000 एक बुजुर्ग महिला परिवार की बुजुर्ग महिला को देने की बात कर रहे थे, तब यही भारतीय जनता पार्टी और मीडिया पे तमाम तरीके के मैंने एनालिसिस देखे थे, उसमें राहुल गांधी को मूर्ख ठहराया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये भारत देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देंगे। तब जो है 20% जो है गरीबी रेखा में लोग आते हैं और आज भी महाराष्ट्र में 21% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिसमें मैं आपको पैमाना बताऊं कि 50% लोग ही 3 बार का भोजन कर पाते और उसमें 74% लोग तो 2 वक्त का भोजन भी जिनको नसीब नहीं हो रहा। तो देखिए आपको रोशनी यादव जी, रीजन जो आप बता रही हैं भले ही कुछ भी हो, लेकिन झारखंड में भी देखिए, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को लाडली बहना के जरिए एक बड़ी जीत मिली है, तो हम उसके बाद देख रहे हैं कि ज्यादातर चुनावी राज्यों में इस योजना को अपनाया जा रहा है अलग अलग नामों से। महाराष्ट्र में लाड़की बहना, लेकिन दूसरी तरफ जब कांग्रेस ने वादा किया तो बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा कर दिया, हालांकि वो काम नहीं आया। झारखंड में भी तो आप वही योजना को अपना रहे हैं ना, वहां पर आपकी गठबंधन की सरकार जीत गई।
कारण भले ही ब्रांड मोदी को आप ना मानते हो, लेकिन ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना कि एक बड़ा राज्य आपने हारा है। मैं जया जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत होती हूँ। देखिए झारखंड में भी मैया योजना को प्राथमिकता दी वहां की महिलाओं ने, और इसको अगर इसको जीत का श्रेय दिया जाता है तो बिल्कुल इसको स्वीकारने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो नैरेटिव सेट, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि वही 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा, उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट देखा, मध्य प्रदेश में एक अलग ही रिजल्ट आया था। उसमें भी आप देखें कि ये इस तरीके का संविधान बचाओ का नैरेटिव, देखिए संविधान का तो 26 नवंबर 1950 में कांग्रेस की सरकार में गठन हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल सवाल हो, मेरा उस पर भी मौलाना रोशनी आजाद जी हो। आपसे रहेगा कि आखिर जब आप लोकसभा चुनाव के समय संविधान बचाओ की बातें लेकर आए, आप संविधान की कॉपी हाथ में लेकर जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुद जगह जगह मंच पर जाकर उसे शेयर कर रहे थे, तो फिर महाराष्ट्र में आखिर 6 महीने के अंदर क्या हो गया? क्यों आखिर भाप नहीं पाए आप कि इतनी बड़ी हार का सामना हमें करना पड़ सकता है? मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था जब वो तमाम कार्यकर्ताओं को इस जीत के बाद संबोधित कर रहे थे, वो भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। अब दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कान खोल के सुन लो, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, कई तरह की बातें, सवाल कई सारे हैं जो इस जीत के बाद उठते हैं। रोशनी यादव जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आपको नहीं लगता है कि जब बीजेपी से सीधी टक्कर कांग्रेस की होती है तो कांग्रेस को हार का सामना उन राज्यों में करना पड़ता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये चुनावी राज्य इसका एग्जाम्पल है। और हरियाणा में जो हार कांग्रेस को मिली थी उसके बाद तो आपके साथी सहयोगियों के भी सुर बदल गए थे। पूरा दोष, पूरा ठीकरा कांग्रेस के माथे मर दिया जाता है। ऐसे तो फिर बहुत भी राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, मैं कर्नाटक की बात करूं तो वहां भी सीधा ही आमना सामना हो रहा है कांग्रेस का। तो अगर अभी भी आप इंडिया गठबंधन की सहपाठी जहां देखेंगी, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे मैं कर्नाटक, पंजाब की बात कर लूं, पश्चिम बंगाल की बात कर लूं और अन्य जगह, तो आप वहां पे भी परिणाम देख सकते हैं। जहां इनकी सत्ता नहीं है वहां राजनीति का कोई घपला नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है इलेक्शन में। लेकिन आप देखिए कि आज आपको यह समझना होगा कि देश की परिस्थितियां, जब हमारे मैनिफेस्टो में 2024 में महालक्ष्मी योजना लेकर के 1 लाख का अनाउंसमेंट किया गया कि परिवार की बुजुर्ग महिला को दिया जाएगा, तो ये जो फ्री की रेवड़ियां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये सारी स्कीम्स शुरू की, तब यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि ये फ्री की जो रेवड़ियां बांटी जा रही है वो देश की अर्थव्यवस्था को जो है निकम्मा बनाएंगी, कमजोर करेगी। और ये इस तरह की योजनाओं को जो है मैं बिल्कुल इनसे जो है मैं अग्री नहीं करता और ये देश में नहीं आनी चाहिए। आज आप समझ सकते हैं कि जो जितनी गरीबी, मतलब महाराष्ट्र की मैं पर्टिकुलर आप बात कर रहे थे, तो 21% लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं और उसमें वहां पे जो महिलाओं की आबादी है वो अभी नए वोटर्स कम से कम 52 लाख बड़े हैं। तो आप सोचिए कि ये वोट भी जो है उन नोट से प्रभावित हुआ है जिन परिवारों को 2 वक्त की मजदूरी करके पेट भरने में मुश्किल होती है। उनके लिए अगर आप 1000-1500 उनके खातों में डालते हैं
तो ये परिवर्तन, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, ये जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि ब्रांड मोदी का जलवा चल रहा है, हमने जो है एक है तो ठीक है, सिर्फ आपने जैसे जो नारे सवाल गढ़े। उठाए हैं उस पर अभी अजय धवले जी से मैं जवाब ले लेते अजय हैं। जी से एक बात मैम, मेरे जरूर पास करूंगी। समय थोड़ा सा कम है, माफ करिएगा। अजय मानवता धवले की जी, बात आपका तो लास्ट ये रिएक्शन होती इस है पर, कि जो और आपको नहीं लगता है शिवसेना कि आप पार्टी चुनावी को राज्यों में छोड़ा इस गया तरह था, से तो जो सुप्रीम लाडली कोर्ट में बहना योजना के नाम पर या इसी तरह की योजनाओं के नाम पर जब महिलाओं के अकाउंट में या मतदाताओं के अकाउंट में जब सीधे राशि ट्रांसफर करते हैं तो आप मुफ्त स्कीम को एकदम से बढ़ावा दे रहे हैं और होड़ नहीं लगेगी आने वाले वक्त में चुनावी राज्यों में इसकी? जी। तो जया जी, महाराष्ट्र में जब हमने लाड़की बहन योजना लाई थी तो हमने इसका जस्टिफिकेशन भी दिया था। यही कांग्रेस थी और इन्हीं के लोग थे जिन्होंने इसको हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया था। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी इस पर डायरेक्शन दिए थे कि यदि सशक्तिकरण की दृष्टि से, एम्पावरमेंट की दृष्टि से कोई सरकार अपने बेनिफिशियरीज को डायरेक्टली बेनिफिट कर रही है तो ऐसी योजना पे, ऐसी जनहितकारी योजना पे हम रोक नहीं लगा सकते। ये एक दूसरा विषय। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम 3,000 देंगे, लेकिन यही कांग्रेस थी महाराष्ट्र में जो हाईकोर्ट में खड़ी हुई थी। दूसरा प्रश्न, जब ये कह रहे कि झारखंड में हमारी जीत हो गई, और मैं आपके सामने आंकड़े भी रखना चाह रहा हूं जया जी, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 23 पॉइंट कुछ परसेंटेज का वोट शेयर मिला है और हमसे 10% पीछे है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड में हम सीटों के गणित में भले ही पीछे रह गए, लेकिन लोकप्रियता के मायने में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झारखंड के समक्ष विषय रखे हैं, घुसपैठियों का जो विषय है, और ये हमने कहा है कि हम विपक्ष में बैठेंगे, ठीक है। लेकिन जो झारखंड में मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों के तहत ही राजनीति करेंगे। आज महाराष्ट्र ने भी हमारी मुद्दों की राजनीति को सराहा है, ठीक है, झारखंड भी हमारी मुद्दों की ठीक है। राजनीति को सराहेगा। कुल मिलाकर मुद्दों की बात आप कर रहे हैं। सुशील जी, लास्ट रिएक्शन आपका। हिंदुत्व की राजनीति और बहुत जोर पकड़ने वाली, और खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद जिन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन हुआ है बीजेपी का, उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी प्रेशर में है, लेकिन अब ये चुनावी नतीजे वहां पर भी बहुत कुछ बदलेंगे। बिल्कुल जया जी, बीजेपी बहुत मजबूत होगी इस महाराष्ट्र के चुनाव से। बम्पर जो जिस तरीके का सपोर्ट मिला है जनता का, उससे जो बीजेपी को निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन मैं लाडली बहना, जो बहना अलग अलग नाम से जो, उस पर जरूर बोलना चाहूँगा। देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत गलत आकलन कर रहे हैं महिलाओं के बारे में कि आप रेवड़ी बांटकर वोट ले सकते हैं। देखिए, जातिगत गणना और संविधान बचाओ मुद्दा ज़्यादा बड़ा होता है। यदि उस मुद्दे पे सिर्फ आपका रेवड़ी भारी पड़ रही है तो ये मुझे लगता है हम सोच गलत रहे, हमारी विचार गलत है। मैं रोशनी जी को बताऊंगा, देखिए, ये आपके अगर मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपके कांग्रेस ने कहा था कि 1 लाख रुपए देंगे, 72,000 रुपए देंगे, तो वो महत्वपूर्ण नहीं था, विचार महत्वपूर्ण होता है। अगर विचार महत्वपूर्ण नहीं है तब ये मुद्दे काम आते हैं। तो ये आप उसको कंपेयर न करें कि आप रेवड़ी बांट कर ही वोट ले लेंगे। ये एक सपोर्ट हो सकता है, लेकिन विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि जातिगत गणना को सपोर्ट मिल रहा होता महाराष्ट्र में, तो फिर ये 1,000 रुपए या 1,500 रुपए मायने नहीं रखते हैं। इस बात को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतदाता को बेवकूफ समझना राजनीतिक दल कम से कम बंद कर दे, क्योंकि उनकी विचारधारा को परिवर्तित नहीं किया जाता है। तमाम राजनीतिक दलों को मौका देने की कोशिश करती है प्रदेश की जनता, और जहां पर नतीजे अच्छे मिलते हैं तो फिर वो तस्वीरों में दिखाई भी देता है। फिलहाल सुशील शर्मा जी, रोशनी यादव जी, और इसके साथ ही आपका बहुत धन्यवाद अजय धवले जी। लेकिन महाराष्ट्र के इन चुनावी नतीजों ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है, और आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी होगी। लेकिन इन राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को अब अपने भविष्य को लेकर बेहद गंभीरता से सोचना जरूरी हो गया है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे सुनिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को।